नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक या फिर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्या देखते हैं? आपका क्रेडिट स्कोर। कितना क्रेडिट स्कोर है, आपने अपने लाइफ में कितने लोन लिए हैं या लोन की अदायगी आप कितने डिसिप्लिन के साथ करते हैं, उसके बेसिस पर आपको लोन अप्रूव किया जाता है। तो अच्छा क्रेडिट स्कोर कैसे रखें? क्रेडिट स्कोर किन वजहों से खराब होता है? खराब हुआ क्रेडिट स्कोर सुधारे कैसे? क्रेडिट स्कोर आप कैसे चेक कर सकते हैं? और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती हैं? सिबिल रिपोर्ट जो होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तमाम ऐसी बातें जो आपके भी दिमाग में घूम रही होंगी, उनका लेंगे आज जवाब। हमारे साथ है आज एक्सपर्ट विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। विकास, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में आज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जानना और समझना और बेसिकली अपने फाइनेंशियल लाइफ को हेल्दी रखना कि क्रेडिट स्कोर कितना है। इसलिए हम लोगों से पूछ रहे हैं और वो अपने आप से पूछे कि आपका स्कोर कितना है। क्रेडिट स्कोर आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है। इसलिए बहुत ही शुरुआत में मैं आसान भाषा में आपसे जानना चाहती हूँ, जिन लोगों को शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है या जो लोन लेने वाले हैं, उनके लिए आप ज़रा बताइए क्रेडिट स्कोर क्या होता है। तो क्रेडिट स्कोर कहाँ से आया, उससे उसकी शुरुआत करते हैं पहले कि बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है। छोटे निवेशकों का या बड़े निवेशकों का पैसा लेके वो डिपॉजिट्स में आता है और वो आगे एडवांसेस में इन द फॉर्म ऑफ लोन लोगों को दिया जाता है। तो बैंक की जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं खत्म हो जाती कि उन्होंने डिपॉजिट्स लिए और आगे लोन बांट दिए। वो लोन की रिकवरी और जिन्होंने लोन लिया है उनको उस लोन को सर्विस करना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बट यदि आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंक्स एनपीएस दिखाते हैं या बहुत सारे केसेस में जिन्होंने लोन लिया है वो लोन चुकता नहीं करते किसी भी रीजन से, तो उसमें बैंक्स की जवाबदारी और बढ़ जाती है और इसलिए बैंक्स उसको सेफगार्ड करना चाहते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई क्रेडिट ब्यूरो की, जो कि आरबीआई ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद उसको 2004 में उन्होंने थोड़ा उसको फॉर्मल शेप दिया और एक प्राइवेट एजेंसीज को उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ परमिशन दिया कि आप जो क्लाइंट्स लोन लेते हैं उनका डेटाबेस बैंक से लीजिए और उसमें जो लोग अपना लोन रीपे नहीं करते या विलफुल डिफॉल्टिंग करते हैं तो उनका उसमें डेटा में मेंशन कीजिए कि इन्होंने डिफॉल्ट किया है। ये इसकी बेसिक शुरुआत थी। फिर 2006 में उसका कमर्शियल यूज हुआ, यानी कि जो कंपनीज लोन लेती हैं या जो इंडिविजुअल्स लोन लेते हैं उनकी एक क्रेडिट हिस्ट्री का जो लेखा जोखा रखा जाएगा। तो ये जो क्रेडिट एजेंसीज हैं वो रखती हैं। और 2007 में स्कोर बेस्ड शुरू हुआ, विच मीन्स कि अब उनके पास एक मापदंड है कि 300 से लेके 900 पॉइंट्स। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि क्रेडिट एजेंसीज ब्यूरो एजेंसीज कौन कौन सी हैं, क्रेडिट ब्यूरो एजेंसीज, तो उसमें ब्रॉडली 4 एजेंसीज हैं, जैसे सिबिल हो गया, इक्विफैक्स हो गया, एक्सपीरियन हो गया और सीआरएफ हाईमार्क। तो ये 4 एजेंसीज हैं जो बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या माइक्रो लेंडिंग कंपनीज हो गई, एनबीएफसीज हो गई, उनके साथ में मिलके ये लोग पूरा डेटाबेस मेंटेन करते हैं कि किसने कितना लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है। ये पूरा उसकी डिटेल रखते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री रखते हैं। अब यदि किसी का स्कोर 600 के नीचे है, अब ये स्कोर कहाँ से आता है कि आपने कितने लोन लिए, कितनी फ्रीक्वेंटली आप लोन लेते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली वो लोन रीपे कर देते हैं या कितना डिले करते हैं, तो उसके बेसिस पे वो एक स्कोर बनता है। तो यदि 600 से नीचे स्कोर है तो बहुत ही पुअर रेटिंग मानी जाती है उसको, और लोन अगली बार लोन मिलने के चांसेस लगभग नील हो जाते हैं। तो अलग अलग मापदंड है 600 से। बिल्कुल विकास बिल्कुल आप बता रहे हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको समझें। क्रेडिट स्कोर बेसिकली जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बताता है आपकी ग्राहकों की। आप कहीं पर लोन लेने जाते हैं तो बैंक देता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। क्रेडिट स्कोर मतलब 3 अंक वाला एक संख्या होती है जिसको क्रेडिट स्कोर कहते हैं। और अभी हमारे देश में, जैसा विकास ने भी बताया, ट्रांस यूनियन सिबिल है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है, क्रिफ हाईमार्क है। ये 4 संस्था हैं, ऐसे ब्यूरो ऐसी जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस डिसाइड करती है। और जो तमाम बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन तमाम जो ब्यूरो हैं उनसे क्रेडिट रिपोर्ट लेते हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस इसमें जैसा विकास बता रहे थे, ट्रांस यूनियन सिबिल है, जो आप बहुत ही आम तौर पर सुनते होंगे कि आपका सिबिल स्कोर क्या है या सिबिल रिपोर्ट क्या है। तो वो यहीं से एक्चुअली नाम आया क्योंकि सिबिल इतना ज़्यादा फेमस है। मैं स्कोर की तरफ अब आऊँगी आपके पास विकास।
जब कोई बैंक या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन देख रहा होता है कि क्या ये जो कस्टमर मेरे पास आया है वो एक्चुअली लोन देने लायक है भी कि नहीं। जी, एक्चुअली बैंक के पास ये पावर है कहने की भाई आपके पास तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो तो बहुत खराब है, हम आपको लोन क्यों दें, क्योंकि क्या आप हमारे लोन पे डिफॉल्ट कर दे कल को अगर, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है। तो कौन सा क्रेडिट स्कोर बहुत ही खराब माना जाता है और कौन सा क्रेडिट स्कोर है जो एक्सीलेंट है, और अलग अलग उसके जो स्टेजेस हैं वो क्या है, वो मैं आपसे जानूंगी अब। सो 300 to 900 का एक बैंड है। सो एनीथिंग बिलो 600 तो बहुत ही बैड है। मतलब अगर किसी का क्रेडिट स्कोर सिबिल का 600 के नीचे है तो उसको लोन मिलने के चांसेस लगभग नील के बराबर होते हैं, अनटिल अनलेस वो एक्सप्लेन कर पाए कि हाँ ये हमारा 600 का जो मिनिमम स्कोर आपने हमें बताया है, इसमें जो डिफॉल्ट्स हुए, डिलेज हुए, वो किस वजह से हुए। सो कई बार सर्कमस्टेंशियल भी होता है कि किसी का जॉब लॉस हो गया था या किसी का बिजनेस कोलैप्स हुआ या किसी वजह से एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो डिलेज हुई तो स्कोर उसका गिरता चला गया। तो इसलिए वो थोड़ा सा बैंक्स इवेल्युएट करते हैं कि क्या जेन्युइननेस रही होगी लोन डिफॉल्ट या डिले में। बट प्राइमा फेसी 600 के नीचे स्कोर होगा तो उसके चांसेस बहुत कम है। 600 से 649 के बीच में अगर स्कोर हुआ तो भी उसको पुअर माना जाता है। बट अगेन बैंक उसको रिव्यू करता है कि इतना स्लो स्कोर क्यों है, तो वो क्रेडिट हिस्ट्री जो है जो लोन अप्लाई करते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है उसमें कि उन्होंने कब कब लोन लिया, कितने क्रेडिट कार्ड्स लिए, पर्सनल लोन लिया या हाउसिंग लोन लिया। सो 649 से के बाद 650 से 699 जो है वो एक मॉडरेट कैटेगरी हो गई जिसको लगभग लोन मिलने के चांसेस रहते हैं। और यदि किसी का स्कोर 700 के ऊपर है तो वो बहुत अच्छे स्कोर में आ जाता है। तो 700 के प्लस का टारगेट होना चाहिए हम सभी का कि हम 700 के नीचे ना जाए। अब ये जो स्कोर गिरता है, जैसा मैंने पहले बोला कि इवन ईएमआई डिलेज हो जाती है कि मान लीजिए अब अच्छा कैसा हो गया कि स्वाति अभी सैटरडेज और संडेज को भी पैसा कट जाता है, बैंक्स की ईएमआई कट जाती है। तो पहले लोगों को लगता था कि सैटरडे को उनकी ईएमआई की डेट आ रही है, संडे को आ रही है, तो वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते थे, ठीक है मंडे में सुबह सुबह ट्रांसफर कर देंगे। बट अब क्या होता है, बिकॉज 24/7 एंड 365 डेज आपका ये बैंकिंग सिस्टम काम करता है, आरटीजीएस और एनईएफटीज एंड ऑल, तो आपका बैंक आपका सैटरडे को भी पैसा निकाल सकता है, संडे को भी निकाल सकता है, पब्लिक हॉलीडे में भी निकाल सकता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि 1 या 2 दिन की डिले भी आपके स्कोर को खराब करती है। आपने डिफॉल्ट नहीं किया बट आप बस डिले कर रहे हैं, आप भूल गए, अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना भूल गए और इंटेंशन आपकी खराब नहीं है, लेकिन किसी वजह से आप डिले करते जाते हैं तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि डिले इज ऑल्सो इक्वली बैड। डिफॉल्ट तो है ही है बट डिले नहीं करिए आप। पा रहे हैं कि कौन सा क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, कौन सा क्रेडिट स्कोर खराब होता है, और आप आसानी से पता भी कर सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कौन सा है। वो हम आपको तरीका भी बताएंगे कि कहाँ से आप अपना सिबिल स्कोर पता कर सकते हैं। बेसिकली आपको 700 टू 900 की रेंज में अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आप मानिए कि आप लोन लेने के वर्दी हैं और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको आसानी से लोन देगा और उसके बहुत फ़ायदे भी हैं, वो भी हम समझेंगे कि क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा होता है तो आपको क्या कुछ एडिशनल पर्क्स बेनिफिट्स मिलते हैं बैंक की तरफ से। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है विकास यहाँ पर कि हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है क्या वो सिर्फ बैंक्स के पास होता है या फिर और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास हमारा क्रेडिट स्कोर जाता है। तो कौन कौन से जगहें हैं, संस्थाएं हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर चेक करती हैं? सो प्राइमा फेसी ये प्राइमरीली स्टार्ट तो बैंकिंग सिस्टम के लिए हुआ था। सो बैंक्स हो गए या लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे एनबीएफसी हम जो बोलते हैं या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, ये तो सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी हो गया अभी हर एक कंपनीज का कि ये अपने कस्टमर्स का जो इनके पास लोन लेने आते हैं उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को जाने। अब बहुत सारी कॉर्पोरेट्स भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लेती हैं। तो अगर किसी को जॉब देनी है, अगर किसी को एम्प्लॉय रखना है किसी कंपनी ने, तो वो भी आजकल सिबिल का स्कोर चेक करती है कि उनके जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कितनी क्लीन है। तो वो एक व्यक्तित्व को भी झलकाता है कि ये व्यक्ति कितना पंचुअल है, समय पे ईएमआई सर्विस करता है या समय पे अपने क्रेडिट कार्ड बिल ऑनर करता है और डिफॉल्ट्स नहीं करता। तो बहुत सारी कंपनीज आज की तारीख में किसी नए एम्प्लॉय को रखना हो तो उनका भी सिबिल चेक करवाती हैं। और उसके बाद जैसा मैंने बोला बैंक्स हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंश्योरेंस कंपनीज। तो इंश्योरेंस कंपनीज में कैसा होता है कि लोग अप्लाई करते हैं कि उनको इंश्योरेंस चाहिए और उनको एक सम अश्योर्ड चाहिए, रिस्क कवर चाहिए।
और बहुत हाई रिस्क कवर के लिए अगर कोई आता है तो इंश्योरेंस कंपनीज भी उनका क्रेडिट स्कोर चेक करती हैं कि इन्होंने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किए पीछे, किस इंटेंशन से ये इतना हाई रिस्क है। जी ओके तो बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली है, इंश्योरेंस कंपनियां जो आपका कोई कॉर्पोरेट्स या वर्क प्लेस भी चेक करती हैं आपका क्रेडिट स्कोर। तो इसका ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट स्कोर आपका फिट और फाइन होना ज़रूरी है। क्रेडिट स्कोर जैसे आपने बोला कि आप ईएमआई पर माफ़ कीजिए वक्त पर ईएमआई भरते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका जो लोन हिस्ट्री है या जो आपकी लोन लाइफ है कितनी हेल्दी है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या अगर हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं उससे भी हमारे क्रेडिट स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है क्या? सो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने पे, क्रेडिट कार्ड लेने में जितने क्रेडिट कार्ड्स लेंगे लो स्कोर जो है वो नीचे गिरता है थोड़ा सा। हाउएवर अगर यही क्रेडिट कार्ड आप हर महीने जब कोई भी खरीदी करते हैं और उसका समय पे भुगतान कर देते हैं, कंप्लीट पेमेंट कर देते हैं, नॉट मिनिमम पेमेंट नहीं, पूरा का पूरा भुगतान कर देते हैं और आपकी क्रेडिट कार्ड पे आपकी आउटस्टैंडिंग जीरो रहती है हर साइकिल में, तो उससे स्कोर अच्छा भी होता है। सो क्रेडिट कार्ड आपका स्कोर गिराता है जब आप अप्लाई करके या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, इशू करवाते हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड पे अपने बिल्स हो गए, आप फ्लाई करते हैं, एयर टिकट्स हो गए, जो भी आप खरीदते हैं उससे उसकी तुरंत पेमेंट कर देते हैं बिफोर द एंडिंग ऑफ पेमेंट साइकिल, तो क्रेडिट कार्ड की वजह से ही आपका स्कोर भी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। सो थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करेंगे तो स्कोर इंप्रूव हो सकता है। बिल्कुल। और जिसका सिबिल स्कोर कम है उसको क्या नुकसान है? सिर्फ यही कि बैंक उनको शायद लोन देने में थोड़ा सा इंतजार करें या हिचकिचाएं, या इसके अलावा इसके और भी डीमेरिट्स हैं अगर किसी का सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर खराब है तो? देखिए स्कोर खराब है तो लोन मिलेगा नहीं, बिकॉज क्या होता है लोन हाउसिंग में जनरली सब लोगों को लोन लेना ही पड़ता है जब घर खरीदना है, और वो बहुत अहम चीज होती है जिंदगी का कि हमें घर खरीदना है। और अगर क्रेडिट स्कोर कम है और हाउसिंग लोन नहीं मिल रहा तो वो ये एक बहुत बड़ा झटका है इंसान की लाइफ में कि वो कैसे घर बनाएगा। सो क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा एक चीज और होती है कि जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ और सेम कंपनी में मेरे पीयर ग्रुप में मेरे ही पोजीशन पे दूसरा भी कोई जॉब कर रहा है, हम दोनों सेम कंपनी में है, सेम जॉब कर रहे हैं और सेम सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, बट मेरा क्रेडिट स्कोर अगर कम है और मेरे साथ वाले का क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो बैंक्स क्या करेगा, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा हाउसिंग लोन में या पर्सनल लोन में बनिस्बत मेरे कलीग को। तो क्रेडिट स्कोर अच्छा होने का ये भी एक बेनिफिट होता है कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं बैंक के साथ, या बैंक चाहता है ऐसे कस्टमर्स को एनकरेज करना जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो, तो वो उनको इंसेंटिवाइज करते हैं दूसरों के बनिस्बत आपको अच्छा एक कॉम्पिटिटिव रेट देके आपको इंसेंटिवाइज करते हैं। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे आपको अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको हेल्प करता है। और जैसे मैंने बोला जॉब में भी जैसे जैसे आप सीनियरिटी की तरफ बढ़ते हैं और एक सीनियर पोजीशन के लिए किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वहां पे सिविल जरूर देखा जाता है। फिर इंश्योरेंस कंपनीज में जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, फैमिलीज बढ़ती हैं, बच्चे आते हैं, तो आपको एक हाई रिस्क कवर चाहिए अपने लिए, तो वहां पे भी इंश्योरेंस कंपनी आपको या तो प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज कर देगी या फिर आपको इंश्योरेंस कवर नहीं देगी। बिल्कुल। विकास एक और बात बताइए, अब किसी का क्रेडिट स्कोर खराब हो ही गया है, हम कितने फायदे बता रहे हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन अब खराब क्रेडिट स्कोर को सुधारना इतना आसान है? देखो आसान नहीं है, बट मतलब मुश्किल नहीं है, ऐसा बोलूंगा कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो फॉर एग्जांपल किसी वजह से, अगर किसी परिस्थितियों की वजह से जेन्युइन तरीके से लोन डिफॉल्ट हो गया और डिले हो गया, तो आप जो उसके बाद का जो करंट सिचुएशन में और फ्यूचर में है, आप जो भी सर्विस कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट वो अच्छे टाइम पे करिए। क्रेडिट कार्ड का जैसे मैंने बोला अच्छे से यूज करिए, यदि कोई आपको एडिशनल लोन ले रहे हैं, टॉपअप ले रहे हैं, तो आप अच्छे से उसको सर्विस करिए। धीरे धीरे आप अपना लोन चुकता करते जाएंगे, लाइबिलिटी आपकी नीचे आती जाएगी, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो 6 से 8 महीने में आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ये आप बोले कि तुरंत 1 महीने में 2 महीने में हो जाएगा, वो नहीं होता है, बट 6 से 8 महीने में यदि आपका पेमेंट साइकिल बिल्कुल बैंग ऑन रहता है, कोई डिफॉल्ट डिले नहीं रहती है, तो आपका स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, अगर कोई पुराना लोन आपने, और ये जो सिबिल स्कोर, हाँ तो मैं ये बोल रहा था, बात पूरी कीजिए विकास। तो मैं कह रहा था कि अगर किसी ने पुराना कोई लोन लिया है और वो क्लोज कर दिया है, बैंक ने आपको लेटर दे दिया कि आपका ये लोन क्लोज हो गया, उसमें कई बार बैंक्स क्या करते हैं, इंटरेस्ट छोड़ देते हैं कि चलिए ठीक है आप इतना ये इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, बाकी आप पेमेंट कर दीजिए तो हम लोन सेटल कर लेते हैं। वो आपका जो सेटलमेंट लेटर है वो सिबिल में आपको रिपोर्ट करना जरूरी है, बिकॉज कई बार सिबिल उस इंफॉर्मेशन को जानता नहीं है, तो वो आपका
दिखाता रहेगा कि इनका ये डिफॉल्ट या आउटस्टैंडिंग है बैंक के साथ, जबकि आपने वो बैंक के साथ सेटल कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब बैंक की सेटलमेंट लेटर होती है, वो लेटर आप सिविल में भेजिए उनको थ्रू ईमेल और उनकी वेबसाइट में लॉगिन क्रिएट करके कि ये मेरा लोन सेटल है, ये मेरी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। जैसे ही सिविल उसको हटाएगा, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट की तरफ चले क्या जाएगा। है अपना सिबिल रिपोर्ट चेक करने का तरीका क्या है? सो सिविल जनरली सिविल की वेबसाइट पे ही आप जाके चेक कर सकते हैं। साल में एक बार वो फ्री में आप चेक कर सकते हैं, बट यदि आपने दूसरी एजेंसीज होती हैं जिनसे आप लोन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग भी आपका सिविल डाउनलोड करते हैं, तो शायद आपको वो फ्री में ना हो। एक नॉमिनल 500 रुपए की जो साल की फीस होती है वो देके आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो सिबिल रिपोर्ट चेक करने का तरीका बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता दूं। आप सिबिल की साइट पर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। www.sibil.com साइट का नाम है। नाम, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको डालना है, सिंपल। फिर अपना कोई जो आईडी होगा, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, आपसे डिटेल्स जो मांगे, आपका जो मोबाइल नंबर है, फिर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जब सब आप डिटेल्स डालेंगे और आपका सिबिल स्कोर फिर आप चेक कर सकते हैं। साल में एक बार आइडियली आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहिए। आइए शो में पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ गुरुग्राम से सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी, स्वागत करते हैं हम आपका शो में। आप अपने निवेश से जुड़ा सवाल हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे थे, क्या जानना चाह रहे हैं? थैंक यू मैम। एक्चुअली मैंने पोर्टफोलियो शेयर किया जिसमें मैंने इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया जून से। सो एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से एक सजेशन चाहिए कि इज इट ओके टू प्रोसीड विद दिस पोर्टफोलियो, या इसमें कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। एंड मेरे को एक्चुअली इन्वेस्टमेंट 2 वे में करना है। वन इज द लंप सम अमाउंट एंड सेकंड इज एसआईपी फॉर्म में। सो उसके लिए गाइडेंस थी कि लंप सम को स्कैटर कैसे करना है, और एसआईपी जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसका एक टारगेट मैंने लिया है जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो इज इट पॉसिबल टू अचीव दैट टारगेट विद दैट एसआईपी, और आई हैव टू चेंज समथिंग इन तो दिस? 6 फंड आपके पास है सुरेंद्र जी, और हर फंड में 20,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है। अराउंड 1,20,000 आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने लिखा है कि 10 साल में आपको 2 करोड़ चाहिए, तो 2 करोड़ तो आपके आसानी से बन जाएंगे। हाँ, मिनिमम मैंने टारगेट लिया है, एटलीस्ट मिनिमम। अच्छा, कोई खास वजह 10 साल के बाद ये इस रकम की, और इस टारगेट को बढ़ा सकते हैं आप आसानी से, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छा निवेश कर रहे हैं। करेक्ट है। नहीं, अब मैंने अभी स्टार्ट किया है एक्चुअली में, इट्स लॉन्ग, किस लिए? अभी जून से स्टार्ट किया, इसलिए मैंने एक्चुअली में पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस दिए कि जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं, सो दोज आर इन द राइट डायरेक्शन, और आई हैव टू चेंज माय पोर्टफोलियो समवेयर टू अलाइन द टारगेट। ओके, तो ये जो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है, अराउंड 10 लाख रुपीस आप कह रहे हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इधर लमसम और थ्रू एसआईपी। ऑल्सो आप का कोई गोल है जिसके लिए आप ये चाह रहे हैं? कोई रिटायरमेंट प्लानिंग हो, या फिर कोई पर्टिकुलर गोल जिसके लिए आपको उस रकम की जरूरत है? It's a wealth creation only for multiple purpose, including retirement is one of them. ओके, फाइन। वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश विकास ये कर रहे हैं। ऑलरेडी इनका 1,20,000 का निवेश है, जिसमें आसानी से 10 साल में ये 2 करोड़ इकट्ठा कर पाएंगे। इनफैक्ट 2 करोड़ से ज्यादा की ही रकम ये बना पा रहे हैं। तो क्या आप इन्हें अभी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि कीपिंग इन माइंड मार्केट वॉलिटिलिटी, अभी लमसम निवेश करना सही है, या फिर स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे करके ये इन्वेस्ट करे अगले कुछ महीनों में, जो इनके लिए शायद बेनिफिशियल रहेगा? और कौन से फंड्स में, इनफैक्ट इनके ऑलरेडी फंड्स है जो हम दर्शकों को दिखा भी रहे, जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट जारी है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेंद्र जी, आप 1,20,000 का जो मंथली एसआईपी कर रहे हैं, इट्स ए वेरी डिसेंट अमाउंट। और आपका जो टारगेट 10 साल में आप चाहते हैं 2 करोड़ का, वो उससे पहले भी पूरा हो सकता है। और अगर 12% की दर से लेंगे तो 2 करोड़ 75 लाख के आसपास आपका ये बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपने 10 लाख जो लमसम बोला, अगर क्या होता है कि मार्केट के पीक साइकिल में अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो वहां पे आपको एसटीपी रूट से जाना चाहिए। बट क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्टेड है, अभी अगर हम निफ्टी में रिलायंस को या 1-2 स्टॉक्स को साइड पे कर दे, तो निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स आपके 25-30-40% करेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आपको 6 से 12 महीने या वेट करने की जरूरत नहीं है। 10 लाख आप 8 से 10 हफ्तों में, या आई वुड से अगर आप इमीडिएटली भी अगर 2-2 लाख का टॉपअप कर दें अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। बिकॉज आप एग्जैक्टली टाइमिंग तो नहीं कर पाएंगे मार्केट की, लेकिन ये करंट सिनेरियो में 15-20% का जो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और फंड्स भी काफी अच्छे करेक्ट हो चुके हैं,
तो आप लमसम कर दीजिए उसमें 2-2 लाख के, या फिर आप क्या करिए उसको 8 से 10 हफ्तों में मैक्सिमम एग्जॉस्ट कर दीजिए, बिकॉज उन्हीं फंड्स में करिए जहां पे आपकी एसआईपी चल रही है। यदि किसी वजह से वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, 6-8 महीने तक इंक्रीज हो जाती है, तो आपका मंथली एसआईपी चल रहा है जो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट दे देगा। आपकी फंड सिलेक्शन अच्छी है बिकॉज आपके फंड्स में इंडेक्स फंड भी है, आपके फंड में मल्टी कैप स्ट्रेटेजी है, एक स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है आपने लिया हुआ। सो मल्टी कैप फंड्स जो आपके हैं वो आपको उसमें लार्ज कैप का जो मुझे लग रहा था कि थोड़ा एक्सपोजर कम है, बट मल्टी कैप फंड विल गिव यू दैट एक्सपोजर एज वेल। और उसके बाद में लार्ज कैप के बाद में जो मिड कैप स्पेस में आपका काफी सारा इन्वेस्टमेंट है, और क्योंकि 10 साल का इन्वेस्टमेंट है तो आपका ये स्ट्रेटजी ठीक है, गोइंग बाय दिस आइडिया दैट आपका थोड़ा रिस्क एपिटाइट रिलेटिवली ज्यादा है। सो फंड में मैं इमीडिएटली बहुत कोई उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग फंड्स में आप ये टॉपअप कर दीजिए 10 लाख का और ये फंड्स को कंटिन्यू करिए, बट हाँ अपना पोर्टफोलियो एवरी 6 मंथ्स और 1 ईयर आप रिव्यू करते रहिए, सो दैट कि यदि कहीं पे बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रही है तो वो आप अपना अंडर परफॉर्मेंस जो है वो उसको आप स्टॉप करिए और कोई दूसरे अच्छे फंड आप ऐड कर दीजिए। यदि आप मेरे से 1-2 फंड्स पूछेंगे तो HDFC फोकस 30 एक बहुत अच्छा फंड है, वो आप देख सकते हैं, और SBI का भी फोकस 30 फंड अच्छा है। उसमें कुछ एक्सपोजर जो है वो इंटरनेशनल फंड्स में भी है, जैसे यूएस वगैरह में। तो यूएस के इस समय स्टॉक्स अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगे तो बहुत अधिक उनमें करेक्शन हुआ है। सो एक अच्छे 2 ऑप्शंस हैं जो आप एक फोकस फंड स्ट्रेटजी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो। ओके, ये तो सुरेंद्र जी को सलाह हुई। नागेंद्र नाथ इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल से, एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। नागेंद्र जी स्वागत करते हैं, क्या सवाल जानना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से? हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार। हेलो। हाँ ये जैसे मैंने अपना सुन पा रहे फंड हैं भेजा है सब डिटेल लिख के। हेलो। बिल्कुल। ये जो मैंने 6 फंड है आपके पास नागेंद्र जी, 10,000 की SIP आप कर रहे हैं और जी। आप कह रहे हैं कि 15 साल में 2 करोड़ रुपए आपको इकट्ठे करने हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग है आपकी? जी जी मैम, रिटायरिंग प्लान है। और ये करीब मेरा जो है टोटल SIP करीब ये टोटल जो SIP है वो करीब 15,000 का हो जा रहा है पर मंथ। हाँ। और जो टाइम शेड्यूल मैंने रखा है 15 साल का ही रखा है। ओके, ठीक है। तो अभी जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसके अलावा भी फंड है आपके, क्योंकि इसमें तो लगभग 10,000 की SIP बन रही है शायद। हाँ नहीं, एक वो किया हुआ है जैसे PPF भी है। PPF में भी करीब 30,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है पर ईयर। ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शायद करंट इन्वेस्टमेंट से आपका टारगेट पूरा ना हो पाए। कितना बढ़ा पाएंगे? तो जो फंड है उसी में बढ़ा ले कि कुछ दूसरा ले? नहीं, आप अगर बढ़ाने, अभी तो एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन कितना बढ़ा सकते हैं उसके बाद में फिर एक्सपर्ट से बात कराऊंगी आपकी। वही करीब 4 से 5 और बढ़ा सकते हैं, 4 से 5 हजार के आसपास। ओके, ठीक है विकास जी, 4 से 5 हजार रुपए अपनी मौजूदा SIP में और बढ़ा सकते हैं। टोटल 15,000 की SIP कर सकते हैं। अभी 10,000 की SIP है और अभी PPF जो इनका फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है उसमें अराउंड ये कह रहे हैं कि उसको मिलाकर फिलहाल अभी 15,000 बन रहे हैं, पर ओनली म्यूचुअल फंड इट्स 10,000 रुपीज। स्टेप अप करें तो 15,000 रुपए कर सकते हैं। काफी रहेगा ये? तो देखिए, अगर ये अभी 10,000 की SIP कर रहे हैं तो 15 साल में रफली 15% की भी अगर ग्रोथ से करेंगे तो 70-80 लाख इनका वहां बनेगा। फिर इन्होंने जैसे बताया कि PPF वो सब कुछ मिला के, और यदि 15,000 की SIP मैं लेता हूँ तो 1.5 करोड़ के आसपास इनका कॉर्पस बनेगा, तो भी इनको 40-50 लाख का शॉर्टफॉल पड़ता है। बट यदि आप एक चीज कर सकते हैं नागेंद्र जी, या तो आप अपना अवधि जो है वो 18-19 साल की कर दीजिए, या फिर आपने जैसे बताया कि आप 4-5 हजार से बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए 15,000 का आप SIP कर रहे हैं और 5,000 का SIP और बढ़ा सकते हैं तो 20,000 हो गया। तो 20,000 की SIP प्लस अगर आप PPF कर रहे हैं तो फिर आपका टारगेट अचीव हो सकता है। ओके, तो ये अचीवेबल टारगेट है। जैसा नागेंद्र जी से भी बातचीत हुई, वो अपनी SIP को स्टेप अप कर सकते हैं और आसानी से नागेंद्र जी आप अपने इस गोल को पूरा कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग फंड्स हमारे एज पर आर एक्सपर्ट आपके ठीक हैं। अच्छा, एक और बात विकास जी, सेम ही फंड्स में ये अपनी SIP बढ़ाए ना? जी, इनके फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा है और आप कंटिन्यू करिए, बिकॉज आपके फंड्स में लगभग पूरा एक्सपोजर आ जाता है मार्केट का। ओके, चलिए नागेंद्र जी को सलाह मिल गई है और बहुत धन्यवाद करेंगे विकास जी आपका भी, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही, पर आप भी हमसे पूछना चाहते हैं सवाल तो बेहद
आसान तरीका है, व्हाट्सएप हमें कीजिए अपना सवाल, पूरा नाम लिखिएगा, अपना फोन नंबर भी लिखिएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स देकर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जो डिटेल्स आपके सामने है, जरूर हमसे सवाल पूछे, अगले शो में हम आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल इस शो में बस इतना ही, नमस्कार।